ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर पर सहमति का डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। करार के बाद भी ईरान का इजरायल पर फिर से मिसाइल अटैक, कई लोगों के मारे जाने की खबर। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 292 भारतीयों को ले विमान पहुंचा दिल्ली। अब तक 2295 लोगों की वतन वापसी। इजरायल से लौटे 161 भारतीयों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा विशेष विमान। भारत के फैसलों को कॉपी पेस्ट कर रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए 24 जुलाई तक बंद रहेगा भारत का एयर स्पेस। एक और महीने के लिए बढ़ाई गई पाबंदी। बाबा के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम ने की पूजा अर्चना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जलाभिषेक। पूजा अर्चना के बाद मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल। उत्तराखंड में सुबह से मंडरा रहे बादल। राजधानी देहरादून में लुढ़का पारा। रुद्रप्रयाग से लेकर बागेश्वर तक भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में आज मानसून के पहुंचने की संभावना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू होने वाली है। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम मोहन यादव बैठक स्थल पर पहुंच चुके हैं। आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और उनकी अध्यक्षता में ही बैठक होगी। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। दोपहर 2 बजे तक मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी भी बैठक में शामिल होंगे और इसी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी इस बैठक में रहने वाली है। यानी कुल मिलाकर 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी दौरे पर जब आए हैं तो इस बैठक के काफी ज्यादा अहम मायने जो है निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही करेंगे और इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल उत्तराखंड के सीएम धामी बैठक स्थल पर पहुंच चुके हैं। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी इसमें रहने वाली है और देखिए सुरक्षा के मद्देनजर भी कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की नजर है और गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर यहां पर तैयारियां पहले से ही आपने देखा शुरू हो गई थी। पुष्प वर्षा से उनका स्वागत हुआ और अब आज जब मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, जब 4 राज्यों के सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तब गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक की अध्यक्षता कर क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और सीएम मोहन यादव बैठक में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम मोहन यादव बताया जा रहा है बैठक स्थल पर पहुंच चुके हैं। प्रशासन भी पूरी तरह यहां पर संजीदा नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की तैनाती यहां पर की गई है। और इस बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता नंदिनी भारद्वाज जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नंदिनी, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ अपडेट? जी नीशू, ये पहली बार है जब वाराणसी में मध्य क्षेत्र परिषद की 25वीं बैठक यूपी की राजधानी से बाहर वाराणसी यानी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हो रही है और काशी में प्रस्तावित है ये बैठक। आज ये बैठक होनी है। इसमें भाग लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार की शाम को ही आ चुके थे और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी के लिए खुद पहुंचे हुए थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी पहुंचे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। तो तमाम जो 4 राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सभी ने केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया था। और आज की अपडेट मैं आपको बता दूं, बारी बारी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, जो 4 राज्य हैं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सभी के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे आज सुबह। उनकी पूजा अर्चना की और प्रदेश की अपने और राज्य की के लोगों की सुख शांति की प्रार्थना की। आपको बता दें जो बैठक है बहुत अहम रहने वाली है, लेकिन बैठक से पहले जो सभी मंत्री हैं
वो सभी जैसे कि काल भैरव के कल अमित शाह ने दर्शन किए, और उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सभी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने सीएम योगी भी पहुंचे, और सभी इस तरीके से बहुत एक तरीके से पूजा पाठ के साथ इस महाबैठक की शुरुआत हो रही है। और माना जा रहा है ये अहम बैठक तो बहुत ज्यादा रहने वाली है, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों के लिए। जी बिल्कुल, और सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है। नंदनी, आमतौर पर जो क्षेत्रीय परिषद की बैठक है उसमें राष्ट्र महत्व के व्यापक मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन इस बार जो बैठक होने वाली, संभावित क्या कुछ बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं? ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में आपको काशी की स्पेशली जो कला संस्कृति है उसकी झलक मिलेगी, और इसके साथ ही जो एक निजी होटल है जिसमें ये बैठक आयोजित की गई है, मध्य क्षेत्रीय बैठक, इस बैठक में खासतौर पर केंद्र और राज्य सरकारें जो होती हैं वो मिलकर जो प्रदेश के राज्य के जो हित होते हैं, जो विकास होते हैं, उन पर विचार विमर्श करते हैं। और इस बार भी अमूमन ऐसा ही होने वाला है। क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकार माने की एक सलाहकार की तरह अपनी भूमिका निभाता है, तो इसमें हो सकता है इसमें सामाजिक विकास, परिवहन, सीमा विवाद और जो अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो, राज्य पुनर्गठन, इन सब के बारे में विचार विमर्श होगा। खासतौर पर कानून व्यवस्थाओं पर भी चर्चा होने वाली है। जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां की कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने की बात होगी। पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। और हाल ही के दौर में जो जो चीजें हम लोगों ने देखी हैं, खासतौर पर जो दिक्कतें पेश आई हैं, वो चाहे वो फ्लाइट से जुड़ी हुई समस्याएं हो या फिर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, हाल ही में विमान दुर्घटना हुई हो, तो जो भी आज अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सुना, सीएम मोहन को सुना, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम पूरे विश्व पर इस बैठक में मंथन करने वाले हैं, यानी कि विश्व में क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल नंदिनी, तो कई सारे अहम फैसले जो है इस बैठक में लिए जा सकते हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था से जुड़े हों या फिर अभी फिलहाल जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर चर्चा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इस बीच सीएम मोहन यादव ने इस बैठक को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके निकला हूं और क्षेत्रीय परिषद की बैठक माननीय गृह मंत्री जी लेने वाले हैं। सभी प्रकार के राज्यों के समन्वय को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय चल रहा है, ऐसे में राज्यों के बीच परस्पर समन्वय रहे, विकास के मामले में साझा करे और अपने अपने अनुभव के आधार पर भविष्य में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राज्य उन्नति करे, क्षेत्र और प्रदेश की प्रगति हो, सभी नागरिकों की भलाई हो। और वैसे तो मैं बाबा महाकाल की नगरी से और ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो गंगा जी का किनारा, सनातन संस्कृति की धारा यहाँ से अविरल बहती है। अविनाशी काशी और अवंतिका, इनका युगों युगों से संबंध है। मेरी अपनी ओर से। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और सोमवार शाम काल भैरव मंदिर की पूजा अर्चना वो करेंगे। शाह ने कोतवाल बाबा काल भैरव की पूजा अर्चना की और आपको बता दें कि देश और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना उनकी ओर से की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देश और प्रदेश के वासियों की सुख समृद्धि की कामना गृहमंत्री अमित शाह की ओर से की गई है। वाराणसी दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह है, 2 दिवसीय उनका यह दौरा है। सोमवार शाम काल भैरव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी, यानी बीते दिन उन्होंने पूजा अर्चना की और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना उनकी ओर से की गई। और अपडेट जिस तरीके से है कि आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी होने वाली है, तो आज उस बैठक में शामिल होंगे गृहमंत्री और इसी के साथ उसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल कल शाम जो है गृहमंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करने पहुंचे थे और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी इस दौरान दर्ज की गई, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए गृहमंत्री अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना यहां पर गृहमंत्री अमित शाह की ओर से की गई और जैसे कि आप देख सकते हैं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम इस दौरान रहे और 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो उनकी बैठक होने वाली है मध्य क्षेत्रीय परिषद की, उससे पहले भी यानी बीती शाम उन्होंने उनके साथ जो है विचार विमर्श किया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पवित्र नगरी काशी पहुंचे, जहां उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। दोनों नेताओं ने भगवान शिव के चरणों में राज्य की खुशहाली, शांति और इसी के साथ समृद्धि की कामना की है। मंदिर परिसर में दोनों नेताओं के आगमन से बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम इसके मद्देनजर यहां पर किए गए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूजा के बाद मंदिर के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि काशी की आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा अद्वितीय है। और ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम विष्णुदेव साय काशी पहुंचे, और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी वहां पर पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री यादव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया है। और इसके बाद मुख्यमंत्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना उनकी ओर से यहां की गई। मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धा और आस्था के साथ दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। और इस बीच मुरादाबाद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मासूम बच्ची का स्कूल में एडमिशन हो गया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद कुछ ही घंटों में उसका दाखिला कराया गया है। जनता दर्शन में पिता के साथ ये बच्ची आई थी और सीएम योगी ने बच्ची की बात यहां पर सुनी है। सीएम योगी से बच्ची ने यहां पर गुहार लगाई थी। मिनटों में मुरादाबाद के टॉप स्कूल में बच्ची को एडमिशन मिल गया और वो वीडियो आपने भी जरूर देखा होगा। सोशल मीडिया पर तेजी से वो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मासूम बच्ची सीएम योगी आदित्यनाथ से कहती हुई नजर आ रही है कि उसे स्कूल जाना है, उसका दाखिला करा दीजिए। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हैं और मिनटों में यहां पर यानी कुछ ही घंटों की कार्रवाई के बाद जो है बच्ची का एडमिशन करा दिया जाता है और मासूम बच्ची का एडमिशन अब हो गया है, जिसके चलते उसका भविष्य अब उज्जवल हो पाएगा। तो देखिए तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं जहां पर बच्ची का एडमिशन हो गया है और वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ये तस्वीर भी आप देखिए जिसमें मासूम बच्ची जो है वहां पर पहुंचती है और सीएम योगी आदित्यनाथ से बेहद ही मासूम अंदाज में जो है गुहार लगाती है कि मेरा एडमिशन करा दीजिए। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उससे थोड़ी हंसी ठिठोली करते हैं और वहां पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित भी करते हैं कि जल्द से जल्द बच्ची का एडमिशन कराया जाए। अपने पिता के साथ ये बच्ची पहुंची थी जहां पर उसकी गुहार जो है वो सुनी गई है और आखिरकार बच्ची का एडमिशन अब हो गया है। आगे बढ़ेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग घर घर जाकर वोटर लिस्ट की सख्ती से जांच करेगा। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि वोटर लिस्ट से जुड़ी गड़बड़ियों को खत्म कर एक एक भरोसेमंद और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आयोग घर घर जाकर लोगों के नाम और जानकारी की जांच करेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मतदाता सूची में कोई गलती ना रहे। दरअसल पहले कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि नामों को जोड़ने और हटाने में गड़बड़ी हुई है। कुछ दलों ने तो चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने का आरोप भी लगाया था। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है ताकि चुनाव निष्पक्ष और सही तरीके से हो सके।
बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। वह हर घर जाकर सावधानी से जांच करेंगे और इसका मकसद यह है कि मतदाता सूची में कोई गलती ना रहे और यह पूरी तरह से सही हो। चुनाव आयोग चाहता है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, इसलिए वह घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेगा। ऐसा ही वोटर लिस्ट में संशोधन 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले भी किया गया था। वहीं अधिकारियों ने यह भी कहा है कि विस्तृत प्रोटोकॉल का पालन करते हैं और इसके बावजूद आयोग पर मतदाता सूची में मनमाने ढंग से नाम बढ़ाने के आरोप लगाते हैं, जबकि यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ और राजनीतिक दलों के निगरानी में होती है। इसके बावजूद लोग उन पर गलत आरोप लगाते हैं, जबकि यह काम सभी के सामने और राजनीतिक दलों की निगरानी में होता है। चुनाव आयोग ने इस बात पर अफसोस जताया है कि इतनी पारदर्शी और सावधानी से की गई प्रक्रिया के बावजूद आयोग पर मनमाने ढंग से वोटर लिस्ट बढ़ाने के आरोप लगाए जाते हैं। कांग्रेस समेत कई दलों ने चुनाव आयोग पर वोटर डेटा से छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। हालांकि आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया राजनीतिक दलों की निगरानी में की जाती है। चुनाव आयोग के अनुसार हर साल देश में लाखों की संख्या में लोग नौकरी, शिक्षा, विवाह या अन्य कारणों से एक राज्य से दूसरे राज्य या जिले में चले जाते हैं। 2024 में प्राप्त आवेदनों के अनुसार लगभग 46.3 लाख लोगों ने अपना निवास बदला, जबकि 2.3 करोड़ ने मतदाता विवरण में सुधार के लिए आवेदन किया और 33.2 लाख ने परिस्थापना के लिए अनुरोध किया। इस प्रकार ही वर्ष में करीब 3.2 करोड़ बदलाव की आवश्यकता हुई है। इसके अलावा बहुत कम परिवार मतदाता की मृत्यु की सूचना आयोग को देते हैं, जिससे मृत व्यक्तियों के नाम लंबे समय तक सूची में बने रहते हैं। घर घर जाकर सत्यापन से समस्या पर भी प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाया जा सकेगा। इस दौरान बांग्लादेशी और विदेशी घुसपैठियों सहित लंबे समय से राज्य से बाहर रहकर नौकरी या कारोबार कर रहे लोगों की पहचान की जाएगी और उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग का यह कदम बिहार चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। घर घर जाकर वेरिफिकेशन करने से मतदाता सूची में गलतियों की संभावना कम हो जाएगी और इससे लोगों का चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग एक बार फिर 2004 के बाद घर घर जाकर जाने वाली गहन जांच प्रक्रिया को अपनाने की योजना बना रहा है। इस बार यह कवायद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की जाएगी, जिससे मतदाता सूची को एकदम स्पष्ट और सटीक बनाया जा सके। बता दें कि ये कदम भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। मतदाता सूची की शुद्धता किसी भी निष्पक्ष चुनाव की रीढ़ होती है। आयोग की ये पहल न केवल फर्जी मतदाताओं को हटाने में मदद करेगी, बल्कि नए योग्य मतदाताओं को भी प्रणाली से जोड़ने में सहायक होगी। यदि बिहार में ये मॉडल सफल होता है तो इसे देश भर में लागू किया जा सकता है, जिससे भारत के लोकतंत्र की पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी सशक्त होगी। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग का यह कदम बिहार चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। घर घर जाकर वेरिफिकेशन करने से मतदाता सूची में गलतियों की संभावना कम हो जाएगी और इससे लोगों का चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोकी गई हैं। यूएई और कतर एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट की फ्लाइटें यहां पर रद्द की गई हैं। एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा आधिकारिक बयान इसको लेकर जारी किया गया। आपको बता दें कि अबू धाबी, शारजाह जाने वाली उड़ानें फिलहाल रोकी गई हैं और तनाव के चलते उड़ानों पर असर जो है पड़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ एयरपोर्ट पर 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोका गया है। यूएई और कतर एयरस्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट की फ्लाइटें रद्द की गई हैं। एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा एक आधिकारिक बयान के जरिए सूचना दी गई है। और इस बीच इजरायल और ईरान युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें। इजरायल ईरान में युद्ध विराम पर सहमति बनी है। 6 घंटे बाद से सीज फायर लागू होगा। ट्रंप ने इसको लेकर ऐलान कर दिया है। 24 घंटे बाद जंग जो है वो खत्म हो जाएगी। ट्रंप की ओर से कहा गया है। दोनों देशों को युद्ध खत्म करने पर बधाई। ये युद्ध सालों तक चल सकता था, ट्रंप की ओर से कहा गया है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी की बैठक के बाद जो प्रस्ताव उसमें पेश किया गया था, जहां पर रशिया भी लगातार इसकी आलोचना कर रहा था कि जो जंग हो रही है वो गलत है। पाकिस्तान से लेकर ब्रिटेन भी इसकी आलोचना करता हुआ नजर आ रहा था। और अब
ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया है, जहां पर ट्रंप की ओर से कहा गया है कि युद्ध विराम हो गया है, 24 घंटे के बाद इसे लागू किया जाएगा और ये कई सालों तक युद्ध चल सकता था, लेकिन फिलहाल युद्ध विराम हो गया है। 6 घंटे बाद से सीज फायर लागू होगा। ट्रंप ने ये जानकारी साझा की है। 24 घंटे बाद युद्ध जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, उनकी ओर से जानकारी साझा की गई है। और इस बीच इजरायल से 161 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष विमान आज दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतरा। इन सभी यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा ने स्वयं इनका स्वागत किया है। ये रेस्क्यू उड़ान भारत सरकार की उस पहल का हिस्सा है जिसके अंतर्गत विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लौटाया जा रहा है। मंत्री मार्गरीटा ने यात्रियों की सकुशल वापसी पर संतोष जताते हुए एयरपोर्ट और मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की है। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच और जरूरी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। इसके बाद उन्हें उनके गंतव्यों की ओर रवाना किया गया। यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विशेष विमान ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान के 292 भारतीय नागरिकों को लेकर पहुंचा। ये राहत अभियान विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास की समन्वित कोशिशों का हिस्सा है, जिसके तहत विदेश में फंसे भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाया जा रहा है। यात्रियों की मेडिकल जांच और अन्य औपचारिकताओं के बाद सभी को उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल ने ईरान पर सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। सीज फायर के ऐलान के 13 मिनट बाद उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जहां पर ईरान की ओर से मिसाइलें दागी गई हैं। आईडीएफ की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर ईरान जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये इजरायल की ओर से कहा जा रहा है। और सीज फायर का उल्लंघन यहाँ पर ईरान ने किया है। इजरायल ने इस बात की जानकारी दी और जिस तरीके से ट्रंप ने भी इस बात की घोषणा कर दी है कि अब जो है युद्ध विराम हो गया है, 1 घंटे बाद इसे अब की जगह 24 घंटे बाद से लागू किया जाएगा। और इस बीच ईरान पर इल्जाम यहां पर इजरायल ने लगाया है कि सीज फायर का उल्लंघन लगातार ईरान कर रहा है। महज 13 मिनट बाद ही ईरान ने जो है मिसाइलें दागी हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा हुआ है। चटियार चिंगस के पास 2 टेम्पो में भीषण टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 9 लोग इसमें घायल बताया जा रहा है। उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। चटियार चिंगस के पास 2 टेम्पो में भीषण टक्कर हुई है और यह हादसा इतना भयंकर था कि 2 लोगों की इसमें मौत हो गई, जबकि 9 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल 9 लोगों का इलाज जारी है। नौ लोग जो घायल इस हादसे में हुए हैं, उनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। प्रशासन ने भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया। इसको लेकर जांच की जा रही है। क्या कुछ हादसे के पीछे कारण रहे हैं, इसका पता लगाया जाएगा। मौसम को लेकर भी आपको अपडेट देते, देश के 26 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। गुजरात में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। ओडिशा में 50,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 6 तस्वीरों के जरिए भी अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आसमानी आफत जो है जमकर बरसती हुई इस समय नजर आ रही है। देश के 26 राज्यों में मानसून का आगमन हो चुका है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जो है जारी किया गया है। गुजरात में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। तो वहीं ओडिशा में 50,000 लोग बाढ़ से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और देश के कुल मिलाकर 26 राज्यों में मानसून फिलहाल एंट्री कर चुका है और बारिश को लेकर लगातार मौसम विभाग जो है चेताने का काम कर रहा है। मौसम विभाग की ओर से लगातार पूर्वानुमान जारी किए जा रहे हैं और आने वाले समय में बारिश का अनुमान फिलहाल मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। और ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप इन तस्वीरों के जरिए समझेंगे कि किस तरीके से नदियां जो हैं फिलहाल उफान पर नजर आ रही हैं। बारिश को लेकर जो है पहले से लोगों को चेताने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बारिश अगर होती है तो हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आएंगे। लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी और
दिनचर्या जो है वो भी इससे प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। और चलिए अब हम आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे जहां आसमानी आफत जमकर बरस रही है। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में भारी बारिश की है जो तेज हो गई है, जिसके चलते वहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और आप देख रहे हैं कि नदियां और नहरें उफान पर हैं। बताया जा रहा है कि यहां मंगव घाटी के वासौली ब्रिज के पास पानी के तेज बहाव में एक युवक भी बह गया, जबकि उसके साथी को बचा लिया गया। जिले भर में लगातार बारिश जारी है। दूसरी तस्वीर मुंबई की है जहां वसई, विरार और नाला सुपारा में रात भर हुई भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया, खासकर गालानगर सर्कल पर। हालांकि सुबह तक बारिश रुक गई, लेकिन आसमान में बादल छाए रहे। स्कूली बच्चों, अभिभावकों और इसी के साथ कामगारों को जलभराव वाली सड़कों पर चलने में दिक्कतों का सामना इस समय करना पड़ रहा है। और अब चमोली की तस्वीरों का रुख भी जरा कर लीजिए। वहां से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश के चलते नंदप्रयाग नंदा नगर मार्ग पर मंगरौली के पास भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया है और सड़कें भी कट गई हैं। वहीं कर्नाटक के हुबली में आज सुबह से ही भारी बारिश शुरू हो गई है, खास तौर पर शहर के आसपास बारिश जहां लगातार जारी है। तो वहीं अगली तस्वीर मुंबई के दादर चौपाटी की है, जहां हाई टाइड के चलते आप देखेंगे किस तरीके से यहां पर हालात बने हुए हैं। तो अगली तस्वीर मुंबई से और कुल मिलाकर 6 तस्वीरें आपको बताएंगी कि बारिश अब आफत बनकर लोगों के लिए सामने आ रही है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 2025 इस वर्ष 27 जून से आरंभ होने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। वापसी यात्रा बहुधा यात्रा 5 जुलाई को निर्धारित है। यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए आज पूरे शहर के पुलिस स्टेशन परिसर स्थित एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस मॉक ड्रिल में पुलिस, दमकल, स्वास्थ्य, परिवहन और नगर प्रशासन समेत कई विभागों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा और इसी के साथ विभाग के बीच समन्वय स्थापित करना था। अधिकारियों ने बताया कि इस बार रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा और सुविधा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए लगातार अभ्यास और समन्वय बैठकें की जा रही हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन कर सके। और ये 2 तस्वीरें भी आप देखिए जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं। रथ को पूरी तरह यहां पर सजाया गया है। तो दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम यहां पर किए गए हैं। पुलिस पूरी तरह यहां पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर खासकर अलर्ट मोड पर है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।